नमस्कार फ्रेंड, टॉपिक है डिस्कशन के लिए हमारे पास नो फॉल्ट लाइबिलिटी अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट। अगर इसको सरल भाषा में कहा जाए तो यानी लॉ ऑफ टॉर्ट के अंडर कोई ऐसी सिचुएशन या परिस्थिति जहां पर कोई फॉल्ट नहीं है फिर भी आपको लाइबिलिटी जो है आपकी बनती है और आपको कंपनसेशन या डैमेजेस देने पड़ेंगे। यहाँ पर दोस्तों जो साल्मट थे उनका कहना था कि जितनी भी टॉर्शियस लाइबिलिटी जनरेट होती है लॉ ऑफ टॉर्ट के अंडर, उसका जो ग्राउंड होता है वो फॉल्ट होता है। यानी कि एक आदमी फॉल्ट करता है, दूसरे को नुकसान होता है, फिर उसको उसके डैमेजेस या कंपनसेशन उसको देने पड़ते हैं जब वो कोर्ट में जाता है। तो अब यहाँ पर ये बात कुछ हद तक तो ठीक है पर पूरी तरह से ठीक नहीं है। वही जो पहलू है हम यहाँ पर नो फॉल्ट लाइबिलिटी जो सिचुएशन है टॉर्ट के अंडर उसमें डिस्कस करेंगे। और इसमें दो केस लॉ हमारे पास हैं, दोनों बहुत ज़्यादा फेमस है लॉ ऑफ टॉर्ट के अंडर और उससे बाहर भी, जैसे कि रेलैंड वर्सेस फ्लेचर और दूसरा है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन दोनों केस लॉ में पहला जो है उसमें स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का एक सिद्धांत जनरेट किया गया था और दूसरा जो है उसमें एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का सिद्धांत जनरेट किया गया था। पहला जो केस है रेलैंड वर्सेस फ्लेचर का, उसमें जो लाइबिलिटी जनरेट होती है एक ऐसी सिचुएशन के लिए जहां पर कि जो डिफेंडेंट होता है उसका अपनी तरफ से कोई गलती नहीं होती है, वो जितने प्रिकॉशन लेने होते हैं वो ले चुका होता है। उसने अपनी ज़मीन में टैंक बनाया होता है जो कि वो बना सकता है, वो टैंक उसने मजबूती से बनाया होता है, ना वो टूटता है ना उसमें कोई फॉल्ट है। पर होता क्या है कि पानी आता है, जो प्लेंटिफ होता है उसके ज़मीन में चला जाता है और वहाँ पर नुकसान करता है। तो यहाँ पर प्लेंटिफ जाता है कोर्ट कि भाई इसके टैंक बनाने की वजह से मुझे नुकसान हुआ है, जिस पर कि डिफेंडेंट कहता है कि भाई मैंने तो टैंक बनाया है, अपनी ज़मीन पर बनाया है, वो मेरा राइट है। टैंक जो है वो पूरा मजबूत है और वेल डिज़ाइन है, यानी कि उसमें कोई ऐसा फॉल्ट नहीं है, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। पर कोर्ट कहता है नहीं भैया, आपको जो है डैमेजेस देने पड़ेंगे। और यहाँ पर हम बना रहे हैं एक नया रूल जिसे कहा जाएगा स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, यानी कि अगर आपकी ज़मीन या प्रेमिसेस जो भी होता है उसमें कुछ है ऐसा जो कि अगर स्केप होकर दूसरे की लैंड में जाएगा और उसको नुकसान करेगा तो आपको स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंदर जो है वो कंपनसेशन या डैमेजेस उसको देने पड़ेंगे जितना कि उसका नुकसान हुआ हो। पर यहाँ पर एक बात जो है वो नोटेबल है कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जिसको हम आगे पढ़ेंगे और इस केस को भी सेपरेटली स्टडी करेंगे रेलैंड वर्सेस फ्लेचर को, वो जो है उसकी एक्सेप्शन है, अपवाद है यहाँ पर कि बचा जा सकता है। पर जो नेक्स्ट केस है हमारे पास एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, उसमें तो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का सिद्धांत बना दिया गया कि भाई एब्सोल्यूटली आपको लाइबल किया जाएगा, आपके पास कोई अपने बचने के लिए एक्सेप्शन या अपवाद भी नहीं है। इस केस में कुछ उद्योग होते हैं, वहां से कुछ गैस का रिसाव होता है जिसकी वजह से एक दो डेथ हो जाती है और जो डिफेंडेंट है उसको कहा गया कि भाई आप डैमेजेस दीजिए क्योंकि आप ये जो बिजनेस कैरी कर रहे थे ये थोड़ा डेंजरस नेचर का है और इससे जो गैस इमिट हुई है उसकी वजह से मौत हुई है और आपको डैमेजेस देने पड़ेंगे। और यहाँ पर हम नया रूल बना रहे हैं जिसको एब्सोल्यूट लाइबिलिटी कहा जाएगा। अगर इस तरह की सिचुएशन होती है जैसे कि आपके केस में है तो क्या होगा, वहां पर एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का सिद्धांत लगाया जाएगा और डैमेजेस देने पड़ेंगे। यहां पर भी नो फॉल्ट है, क्यों? क्योंकि जो डिफेंडेंट है उसने अपनी तरफ से पूरे प्रिकॉशन लेने के बावजूद भी एक्सीडेंटली ये चीजें हो जाती हैं, पर वहां पर भी लाइबिलिटी आपकी जनरेट होगी और डैमेजेस आपको देने पड़ेंगे। कहने का मतलब यह है कि फॉल्ट आपका एज सच नहीं है, डायरेक्टली कुछ भी आपने कोई गलती नहीं की है, एक्सीडेंटली कुछ हो जाता है फिर भी आपकी लाइबिलिटी जो है जनरेट हो सकती है, चाहे वो स्ट्रिक्ट हो चाहे वो एब्सोल्यूट हो। नेक्स्ट कुछ और सिचुएशन है जहां पर नो फॉल्ट लाइबिलिटी जनरेट होती है जो कि मास्टर सर्वेंट या जो वर्कमैन होता है और एम्प्लॉयर होता है उसके होते हैं, जहां पर कि सर्वेंट या वर्कमैन जो है वो कोई फॉल्ट करता है और उसकी भरपाई जो है कौन करता है, या उसका एम्प्लॉयर करता है या उसका मास्टर करता है। तो यहाँ पर मास्टर और एम्प्लॉयर जो है एज सच डायरेक्टली किसी तरह की गलती में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ना वो कमिट करते हैं, पर उनको भरपाई करनी पड़ जाती है उस एक्ट की जो कि उनके वर्कमैन या जो उनका सर्वेंट होता है वो करता है। उनका नो फॉल्ट है, मास्टर और एम्प्लॉयर का कोई भी फॉल्ट उसमें नहीं होता है। इसके बाद आता है हमारे पास मोटर व्हीकल एक्ट, जिसमें भी नो फॉल्ट लाइबिलिटी होती है। उसमें लाइबिलिटी जो है कुछ इस तरह से होती है कि भाई जो पार्टी इंजर्ड होती है उसको आप फौरी तौर पर कुछ फाइनेंशियली जो मदद दे दीजिए, ठीक है जी। तो यहाँ पर भी फॉल्ट जो है वो कंसिडरेशन में नहीं लिया है, बस आपको वहाँ पर कंपनसेशन देना है ताकि जो इंजर्ड है वो अपना इलाज करवा सकें या और किसी तरह के एक्सपेंसेस में उसको यूज़ कर सके। तो ये एक तरह से नो फॉल्ट लाइबिलिटी है और ये जो अमाउंट है वो स्टार्टिंग में दी जाती है, यानी कि ये बात नहीं होती है कि किसका फॉल्ट है किसका नहीं है, वो तो जब उसका केस चलेगा, ट्रायल होगा, तब पता चलेगा लास्ट में कि किसका है। पर ये उससे पहले ही एक तरह का रिलीफ जो है वो इंजर्ड पार्टी को दिया जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगेन जो लाइबिलिटी है वो आपकी क्या है, नो फॉल्ट है, चाहे ये मिनिमम है, स्टार्टिंग में है
क्योंकि ये सब जो है वो बाद में डिसाइड होगा कि भाई किसकी गलती है, कितनी गलती है, कौन इंजर्ड हुआ है, किसने किसको इंजर्ड किया है और उसको कितना अमाउंट देना चाहिए, वो तो लेटर ऑन डिसाइड किया जाएगा। तो कुल मिला के लास्ट में हम ये कह सकते हैं डिस्कशन के कि भाई जो नो फॉल्ट लाइबिलिटी है वो भी अपनी तरह से एग्जिस्ट करती है लॉ ऑफ टॉर्ट में। हाँ, इसके जो पैरामीटर्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, पर वो होती है और वहाँ पर उसको डिसाइड किया जा सकता है। यानी कि लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर बचने का चांस जो है, अगर आपने कोई एक्ट किया है, किसी का नुकसान हुआ है और आपका जो केस है वो लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर कवर करता है, तो वहाँ पर बचने के चांसेस जो है आपके पास लगभग ना के बराबर हो जाते हैं। कुछ सिचुएशन है यहाँ पर बचा जा सकता है, बट ज़्यादातर जो है केसेस में आपको डैमेजेस जो है वो कंपनसेशन जो है वो देना पड़ेगा ऑपोजिट पार्टी को जिसका कि आपने नुकसान किया है। धन्यवाद।